इंडिया दुनिया का 4th लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट है। हर साल यहाँ पर कई सारी नई गाड़ियाँ लॉन्च होती हैं, तो कई सारी गाड़ियों के प्रोडक्शन को बंद भी किया जाता है। इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट को यहाँ के लोगों को समझना इतना आसान नहीं। यही वजह है कि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एक्सपेरिमेंट करते रहती हैं नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करके। ये सोचती हैं कि शायद ये प्रोडक्ट चल जाए, क्या पता। और इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के दौरान कई बार कंपनियां ऐसी गाड़ियां लॉन्च कर देती हैं जो पूरे के पूरे दशक की सबसे बकवास गाड़ियां होती हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इस दशक में, मतलब कि 2011 से 2020 में इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में लॉन्च होने वाली सबसे बकवास 10 गाड़ियां कौन सी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महिंद्रा क्वांटो। शक्ल में बच जाइएगा, ये एक 7 सीटर एसयूवी है। इस गाड़ी के अंदर एक साथ 7 लोग बैठ सकते हैं, ऐसा महिंद्रा क्लेम करता था। वास्तविकता जो भी थी, इस गाड़ी को 2012 में लॉन्च किया गया था। क्यों लॉन्च किया गया था, इस सवाल का जवाब मैं खुद पिछले 2 दिन से ढूंढ रहा हूँ। इस गाड़ी के लुक्स कैसे थे, रोड अपीयरेंस कैसी थी, ये तो आप इसको अपनी स्क्रीन पर देखकर ही समझ गए होंगे। गाड़ी का एक्सटीरियर हो या फिर इंटीरियर, सुपर बोरिंग था। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि महिंद्रा एंड महिंद्रा को 4 मीटर के अंदर गाड़ी की लेंथ रखकर एक 7 सीटर एसयूवी हर बार क्यों बनानी होती है। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि अगर गाड़ी की लेंथ 4 मीटर के अंदर होती है तो उसके ऊपर टैक्सेस कम लगते हैं, जिसकी वजह से उसकी प्राइसेस काफी कम हो जाते हैं। और इसी वजह से महिंद्रा एंड महिंद्रा का पिछले कुछ सालों से काफी भयानक मन है एक सस्ती 7 सीटर डीजल एसयूवी लॉन्च करने का, जिसके ऑन रोड प्राइसेस 10 लाख रुपए के अंदर हों। भाई साहब, या तो आप गाड़ी की लेंथ बढ़ा लो या गाड़ी में से सीटें कम कर लो। चलो, आप एक सस्ती 7 सीटर एसयूवी बनाना भी चाहते हैं जिसकी लेंथ 4 मीटर के अंदर हो, तो कम से कम उसकी शक्ल तो सुधार लो। दूसरी बात, इस गाड़ी में 1.5 लीटर डीजल इंजन दिया हुआ था जो 98.6 bhp की पावर जनरेट करता था और 239 Nm का टॉर्क। सेगमेंट के हिसाब से आपको ये पावर और टॉर्क फिगर्स तो काफी अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन जब आप इसको चलाने जाते हैं तो ना तो पावर फील होती है और ना ही टॉर्क, क्योंकि इस गाड़ी का वजन ही इतना ज्यादा था। उसके बाद पैसेंजर्स भी बैठते हैं तो पावर और टॉर्क कहाँ चले जाता है पता ही नहीं चलता। इसके अलावा आप इस गाड़ी में डीजल इंजन दे रहे हैं, लेकिन वो इंजन माइलेज क्लेम कर रहा है पेट्रोल के बराबर 17.21 kmpl का। इससे अच्छा पेट्रोल इंजन ही लगा देते, प्राइसेस और कम हो जाते, तो शायद कुछ लोग खरीद लेते इसको। इस गाड़ी को कभी भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, इसलिए 2012 में लॉन्च होने के बाद इसे 2018 में डिसकंटिन्यू भी कर दिया गया। लेकिन भाई साहब, मजाल है कि महिंद्रा ने पहली गलती से कुछ सीखा हो। जहां तक कि पहली गलती पूरी तरह से खत्म भी नहीं हो पाई थी कि दूसरी गलती उनने पहले ही कर दी थी। मेरा मतलब है नूवो स्पोर्ट, जो कि एक और 7 सीटर एसयूवी है जिसकी लेंथ 4 मीटर के अंदर थी। नूवो स्पोर्ट को लॉन्च किया गया था 2016 में, मतलब कि क्वांटो को डिसकंटिन्यू करने के पहले। क्या सोचकर इस गाड़ी को लॉन्च किया गया था, आज भी दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नूवो स्पोर्ट और क्वांटो दोनों ही एक ही गाड़ियां थीं। दोनों की लेंथ, विड्थ, हाइट, व्हील बेस सब कुछ एक जैसा था। दोनों गाड़ियों में एक ही इंजन का इस्तेमाल हुआ था। माइलेज भी बराबर ही क्लेम किया जाता था, लेकिन नाम अलग था। मतलब कि रिश्ता वही, लेकिन सोच नहीं। शायद महिंद्रा ने सोचा होगा कि सेम कंसेप्ट पर एक और गाड़ी लॉन्च करते हैं दूसरे नाम से, शायद इंडिया के लोग इसको पसंद कर लें, या फिर शायद कोई टोटका होगा, क्वांटो नाम शुभ नहीं होगा। पता नहीं इसके पीछे क्या था क्या नहीं था, लेकिन नूवो स्पोर्ट क्वांटो से भी ज्यादा बुरी तरह से फेल हुई। शायद आप में से कुछ लोग जानते ही नहीं होंगे कि नूवो स्पोर्ट नाम की कोई एसयूवी आई भी थी कभी, और नाम से जानते होंगे तो शायद आप लोगों ने कभी सड़कों पर देखी नहीं होगी सामने से, क्योंकि हर महीने इस गाड़ी की पूरे इंडिया में मुश्किल से 5 से 15 यूनिट्स ही बिक पाती थी, और आखिरी दिनों में तो 1 या 2 ही बिक पाती थी। फिर 2018 में क्वांटो के साथ साथ नूवो स्पोर्ट को भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया, लेकिन अभी भी गलतियों से कुछ नहीं सीखा। जिद थी एक सस्ती 7 सीटर डीजल एसयूवी लॉन्च करना, और फिर लॉन्च करी 2015 में TUV 300, जिसे अभी भी महिंद्रा के शोरूम्स पर देखा जा सकता है। लेकिन इस बार महिंद्रा ने इस गाड़ी में कुछ बदलाव किए, जैसे कि इसकी डिजाइन को थोड़ा बेहतर बनाया। ये गाड़ी देखने में नूवो स्पोर्ट और क्वांटो से लाख गुना बेहतर लगती थी। डायमेंशंस में भी कुछ बदलाव किए गए। क्वांटो के कंपैरिजन में TUV 300 की विड्थ, हाइट और व्हील बेस कम थे, जबकि लेंथ सिर्फ 10 mm ज्यादा थी। लेकिन इंजन अभी भी वही 1.5 लीटर पुराना वाला ही दिया जा रहा था, जो
TUV 300 में 18.49 kmpl का माइलेज क्लेम कर रहा था। बेहतर रोड प्रेजेंस होने की वजह से नूवो स्पोर्ट और क्वांटो के कंपैरिजन में TUV 300 को लोगों ने पसंद तो किया, लेकिन अगर कंप्लीट सेगमेंट के हिसाब से देखा जाए तो ये भी कुछ कमाल नहीं कर पाई। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जब 4 मीटर के अंदर एक 7 सीटर SUV लॉन्च करी है तो निराशा ही हाथ लगी है। अब देखते हैं कि ये अपनी गलतियों से कुछ सीख कर अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या फिर अभी भी अपनी जिद पड़ा रहते हैं। DC अवंती, इस गाड़ी का नाम आप लोगों ने जहां तक है सुना ही होगा, फिर भी जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि DC कोई ब्रांड नहीं है। DC एक इंसान का नाम है, दिलीप छाबड़िया। इनका नाम आप लोगों ने अक्सर गाड़ियों के मॉडिफिकेशंस के संबंध में सुना होगा, लेकिन मॉडिफाई करते करते इन्होंने कार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी एंटर करने की कोशिश की थी एक बार। DC ने एक प्रीमियम रेसिंग कार बनाई थी जिसका नाम रखा गया अवंती। इस गाड़ी को 2015 में लॉन्च किया गया था। एक छोटी सी कंपनी की पहली गाड़ी होने के हिसाब से देखा जाए तो ये काफी अच्छी कोशिश थी, लेकिन भाई साहब बात कुछ बनी नहीं। इस गाड़ी में 2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया जाता था जो 250 bhp की पावर जनरेट करता था और 340 Nm का टॉर्क। इसमें 10 kmpl का माइलेज भी क्लेम किया जाता था। ये गाड़ी देखने में तो आप लोगों को काफी अच्छी लग रही होगी अपनी स्क्रीन पर, लेकिन अगर आप एक कस्टमर की नजर से देखेंगे, इस गाड़ी को खरीदने की नजर से देखेंगे तो आप इसे कभी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी गाड़ी थी जिसकी कंपनी के कुछ अते पते ही नहीं थे, सर्विस के अते पते नहीं थे, पार्ट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे नहीं पता, रिलायबिलिटी का कुछ नहीं पता। हाईवे पर अगर ये खराब हो जाती है तो कोई मैकेनिक इसे सही कर पाएगा नहीं कर पाएगा नहीं पता। रीसेल वैल्यू तो आप लोग भूल ही जाइए। एक फास्ट कार होने के बावजूद भी इसका वजन था 1600 किलोग्राम, मतलब कि स्क्रीन पर दिख रही है छोटी सी गाड़ी का वजन टाटा हैरियर के बराबर था। 36 लाख रुपए की मिलती थी ये गाड़ी, ऑन रोड जाके ये 40 लाख से भी महंगी पड़ती, जिसमें एक सिंगल एयरबैग भी नहीं दिया हुआ था। मतलब 40 लाख रुपए की कोई ऐसी गाड़ी क्यों खरीदेगा जिसमें सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं, जिसका माइलेज इतना कम है, जिसमें फीचर्स कम है, जिसकी कंपनी का नहीं पता, जिसकी सर्विस का नहीं पता, रीसेल का नहीं पता, रिलायबिलिटी नहीं है, पार्ट्स का नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। इतने पैसों में कोई भी एंथुसियास्ट बेहतर 2 से 3 गाड़ियों को खरीद सकता है। प्रीमियर रियो, इस कंपनी का नाम आप लोगों ने शायद सुना होगा। इसने इंडिया को पद्मिनी जैसी गाड़ी दी थी। पद्मिनी ने इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट पर सालों तक एक तरफा राज किया है और आज इस कंपनी की हालत देखिए कि इसकी गाड़ियों का नाम इस लिस्ट में आ रहा है। इस कंपनी ने 2009 में एक सब 4 मीटर 5 सीटर SUV को लॉन्च किया जिसको नाम दिया रियो। शायद आप में से कुछ लोगों ने इस गाड़ी का नाम पहले सुना हो, लेकिन आप में से काफी लोग होंगे जिन्होंने सामने से इस गाड़ी को नहीं देखा होगा। इस गाड़ी को प्यूजाऊ के 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ लॉन्च किया गया था, लेकिन फिर 2012 से इसमें फिएट के 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.3 लीटर डीजल इंजन मिलने लगे थे। इस गाड़ी के लुक्स हो, रोड प्रेजेंस हो, एक्सटीरियर हो या फिर इंटीरियर, हर चीज हद बोरिंग थी। कहीं से भी ये गाड़ी इस दशक की लगती ही नहीं थी। अब आप ही बताइए कि आपको कैसा लगेगा कि अगर आप शोरूम से एक ताजी नई गाड़ी खरीद कर लाते हैं और आपका पड़ोसी इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि ये एक नई गाड़ी है, तो आपको कैसा लगेगा। सिर्फ दिखने में ही बकवास नहीं, इस गाड़ी की राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी भी उतनी ही बेकार थी। बिल्कुल भी सेल्स ना होने की वजह से 2018 में प्रीमियर ने इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू भी कर दिया। अशोक लेलैंड, इस कंपनी का नाम आप लोगों ने ट्रक या बसेस पर लिखा देखा होगा, लेकिन कभी किसी कार पर लिखा नहीं देखा होगा। इनफैक्ट मैंने खुद ने भी नहीं देखा। इस कंपनी ने एक बार एक पैसेंजर कार बनाने की कोशिश की थी जिसका बॉडी टाइप था MUV, नाम रखा गया स्टाइल। मतलब बोलने में ही अजीब लग रहा है, अशोक लेलैंड स्टाइल। असल में अशोक और निसान ने मिलकर इस गाड़ी को बनाया था जो कि बेस्ड थी निसान एवेलिया के ऊपर। एवेलिया अपने आप में एक फ्लॉप कार थी और उसी पर बेस्ड इन दोनों कंपनियों ने मिलकर इस गाड़ी को बनाया जो वापस से फ्लॉप हो गई और इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हुई कि अशोक लेलैंड वाले आखिर में इस गाड़ी को ट्रक्स और बसेस के साथ फ्री में एज अ ऑफर दे रहे थे। इस गाड़ी में 1.5 लीटर डीजल इंजन दिया हुआ था जो 75 bhp की पावर जनरेट करता था और 185 Nm का टॉर्क। मतलब यार आप गाड़ी का साइज देखो, ये एक 7 सीटर MUV है और इसका इंजन सिर्फ 75 bhp पावरफुल है। इतनी पावर तो एक 4-5 लाख रुपए की बजट हैचबैक भी जनरेट करती है।
और इस गाड़ी का टॉप वेरिएंट आपको एक्स शोरूम 10 लाख रुपए का मिलता था, मतलब कि ऑन रोड जाके वो 11 साढ़े 11 लाख रुपए का पड़ता है। इतने पैसों में आपको आज की तारीख में 2020 में अर्टिगा, मराट्जो, स्कॉर्पियो जैसे बेहतरीन ऑप्शंस मिल जाते हैं फुली लोडेड फीचर्स के साथ, फुली लोडेड सेफ्टी के साथ, और उनके इंजन भी काफी पावरफुल हैं। और ये गाड़ी 2013 में 11.5 लाख रुपए की मिलती थी इतने कमजोर इंजन के साथ। तो भाई कोई भी क्यों खरीदता, और वही हुआ, इस गाड़ी को किसी ने नहीं खरीदा। 2 ही साल में 2015 में इसको डिसकंटिन्यू भी कर दिया गया। इसूजू MU7 ये एक प्रीमियम 7 सीटर SUV थी जिसे 2013 में लॉन्च किया गया था। इसमें 3 लीटर डीजल इंजन मिलता था जो 161 bhp की पावर जनरेट करता था और 360 Nm का टॉर्क, 12.08 kmpl का माइलेज इसमें क्लेम किया जाता था। इंडियन मार्केट में जिस MU7 को लॉन्च किया गया था, असल में वो एक ओल्ड पुरानी MU7 थी। इंटरनेशनल मार्केट में इस MU7 को सालों पहले ही लॉन्च कर दिया गया था। इंडिया में इसे 21 से 24 लाख रुपए की प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया गया था 2013 में। मतलब कि आप एक ग्लोबली पुरानी हो चुकी गाड़ी को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं इतने महंगे प्राइसेस में, और उम्मीद कर रहे हैं कि इंडियंस इसको खरीद लेंगे। तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी और कोई हो नहीं सकती। लेकिन इसूजू वालों ने अपनी पहली गलती से कुछ नहीं सीखा और वापस से MU7 के अपडेटेड वर्जन MU-X को 2017 में इंडियन मार्केट में लॉन्च किया, जबकि ग्लोबल मार्केट में इसे 2013 में ही लॉन्च कर दिया गया था। मतलब कि MU7 के अपडेटेड वर्जन को इंडियन मार्केट में तब लॉन्च किया गया जब वो ग्लोबल मार्केट में पुराना हो चुका था। इसूजू वालों ने वापस से वही गलती दोहराई तो इंडियंस ने भी वापस से वही रिस्पॉन्स दिया। ना तो MU7 को खरीदा था और ना ही MU-X को खरीदा। कुछ स्टेट्स में आपको MU7 या MU-X फिर भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन अगर मैं ओवरऑल इंडिया की बात करूं तो ये बिल्कुल भी नहीं बिकती, और अब तो इसे लो सेल्स के चलते हुए डिसकंटिन्यू भी कर दिया गया है। तो इसूजू वालों, भारत वालों को बेवकूफ ना समझो, सही समय पर सही गाड़ी लॉन्च करो, रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। महिंद्रा लोगन, इस गाड़ी का नाम आप में से कुछ लोगों ने जरूर सुना होगा। महिंद्रा ने रेनो के साथ मिलकर 2007 में एक सेडान लॉन्च करी थी जिसका नाम था लोगन। इस गाड़ी में 1.4 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता था जिसमें 15.7 kmpl का माइलेज दिया जाता था, और 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलता था जिसमें 19.2 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता था। मैंने बहुत कोशिश की इस गाड़ी में कुछ अच्छाई ढूंढने की, लेकिन मैं ढूंढ नहीं पाया। इसके लुक्स हो, एक्सटीरियर हो या फिर इंटीरियर हो, या फिर इसकी राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी, हर चीज बेकार है। अगर महिंद्रा और रेनो के मिलने से कुछ ऐसा पैदा होता है तो भाई साहब मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज दोबारा कभी नहीं मिलना। महिंद्रा और रेनो 2010 में अलग अलग हो गए, जिसके बाद महिंद्रा ने इस गाड़ी में कुछ चेंजेस करके इसका नाम वेरिटो रख दिया। अब ये गाड़ी सिर्फ डीजल इंजन के साथ मिला करती थी जिसमें 21.03 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता था, लेकिन लोगों ने फिर भी इस गाड़ी को पसंद नहीं किया क्योंकि हमेशा से ही ये एक आउटडेटेड गाड़ी थी, फिर मैं चाहे डिजाइन की बात करूं या फिर फीचर्स की। लेकिन हमेशा की तरह महिंद्रा एक बार में मानता कहां है। 2013 में महिंद्रा ने इसी गाड़ी के हैचबैक वर्जन वेरिटो वाइब को लॉन्च किया। इंजन इसमें वही वेरिटो वाला ही मिलता था, लेकिन इस हैचबैक के रियर को किस तरह से डिजाइन किया गया था इस बात पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मेरे ख्याल में क्वांटो और नोवो स्पोर्ट से भी बड़ी गलती वेरिटो और वेरिटो वाइब है, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है महिंद्रा ने इन दोनों गाड़ियों के प्रोडक्शन को डिसकंटिन्यू कर दिया है। इस वीडियो में मैंने महिंद्रा की 3-4 गाड़ियों को इन्वॉल्व किया हुआ है, जिसकी वजह से हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि मुझे महिंद्रा से कोई स्पेशल चिढ़ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वीडियो के टॉपिक के हिसाब से अनबाइस्ड तरीके से गाड़ियों को सिलेक्ट किया गया है। फोर्स मोटर्स, इस कंपनी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इसकी गुरखा करके एक गाड़ी आती है। वैसे तो ज़्यादातर ये ट्रैवलर, मिनी बसेस, यूटिलिटी व्हीकल्स बनाती है, लेकिन एक बार इसने एक SUV बनाने की भी कोशिश की थी जिसका नाम था फोर्स 1। इस गाड़ी में 2 तरह के डीजल इंजन मिलते थे। एक था 2.7 लीटर जो काफ़ी कम पावर जनरेट करता था 80.84 bhp की, और दूसरा था 2.2 लीटर जो 139 bhp की पावर जनरेट करता था। इस गाड़ी को चाइनीज फोर्डे एक्सप्लोरर के लाइसेंस पर बनाया गया था और इसके पार्ट्स भी चाइना से ही आते थे। 2011 में इस गाड़ी को लॉन्च किया गया था। फोर्स मोटर्स को उम्मीद थी कि वो पहले ही साल में इस गाड़ी की 4000 यूनिट्स तो आराम से बेच लेंगे, लेकिन 5 सालों में भी इस गाड़ी की सिर्फ 3000 यूनिट्स ही बिच पाई थी।
क्योंकि ये गाड़ी भी देखने में, चलाने में हर तरह से काफ़ी आउटडेटेड लगती थी। पार्ट्स नहीं मिलते थे, सर्विस का कुछ नहीं पता था, तो लोगों ने इस गाड़ी को इग्नोर करना बेहतर समझा। जिसके बाद 2016 में लो सेल्स फिगर के चलते फोर्स वालों ने इसको डिसकंटिन्यू ही कर दिया। रेनो कोलियोस, शायद ये नाम कुछ लोगों ने पहली बार सुना हो, लेकिन इंडियन मार्केट में रेनो ने इस नाम की एक एसयूवी लॉन्च करी थी अपने शुरुआती दिनों में। मतलब कि 2011 में इसे लॉन्च किया गया था 23 लाख रुपए में। इस गाड़ी को रेनो और निसान ने मिलकर बनाया था, जो कि बेस्ड थी निसान एक्सट्रेल के ऊपर। इसमें 2 लीटर डीजल इंजन दिया जाता था जो 150 PS की पावर जनरेट करता था और 320 Nm का टॉर्क, 17.15 kmpl का माइलेज भी मिलता था। रेनो जैसी नई कंपनी एक प्रीमियम एसयूवी लॉन्च करती है टोयोटा जैसी कंपनी के स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्च्यूनर के अगेंस्ट में, वो भी उससे ज्यादा प्राइसेस में। 2011 में ये 23 लाख रुपए की मिला करती थी। फीचर्स की बात करूं, रोड अपीयरेंस की, राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी की, एक्सटीरियर की या फिर इंटीरियर की, हर मामले में ये फॉर्च्यूनर से पीछे थी। इसीलिए लोगों ने इसे कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। ये गाड़ी बिल्कुल भी नहीं बिकी और लो सेल्स के चलते हुए 2017 में रेनो ने इसे डिसकंटिन्यू भी कर दिया। तो ये थी वो 10 बकवास गाड़ियां। हालांकि ऐसी और भी कई सारी गाड़ियां हैं, लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ 10 ही बताई हैं। अगर आप भी ऐसी किसी गाड़ी के बारे में जानते हैं जो इंडियन मार्केट में सुपर डुपर फ्लॉप हुई है, तो कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।